नाज़रीन, यूं तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंकशाफात नित नए रोजाना कोई ना कोई पंडोरा बॉक्स खुलता रहता है। और अब से कुछ ही दिन पहले, कोई ज्यादा दिन नहीं, एक दो दिन की बात है, जबकि बशीर मेमन का जो पंडोरा बॉक्स है वो खुला। उसकी बाज़गश्त तो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई और वो है कराची का हल्का NA 249, जहां पर ज़मीनी इंतखाब हुआ। इस हल्का NA 249 के अंदर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून को काफी ज्यादा ये दोनों जमातें पुरुमीद थी, बिलखुसूस PMLN के वो PM 249 का मैदान या मार्का मार लेंगे। लेकिन खिलाफ तवक्को हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां से कामयाब हुई। मजमूई तौर के ऊपर अगर हम देखें तो 21.64 इसका जो टर्न आउट था वो रहा। कादिर खान मंदोखिल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 16,156 वोट लेकर पहले नंबर पे, 15,473 वोट के साथ मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पे और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार तीसरे नंबर पे। मजेदार बात यह है कि यहां पे कौन जीता कौन हारा। यहां पे सबसे बड़ी और मजेदार बात यहां पे यह सामने आती है कि एक बार फिर धांधली का शोर उठा है। जीतने वाला सिर्फ खुश होता है और हम यही देखते चले आ रहे हैं कि गुज़िश्ता 9-10 बरसों से, वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में जब इंतखाबात की बात करते हैं तो कोई भी इंतखाब सामने उस तरह से नहीं आता जो साफ और शफाफ हो। लेकिन हमने देखा कि 2013 के बाद जब इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ आए, धांधली, 4 हल्के, शोर शराबा उठा और उसके बाद से अब तक जीतने वाली जमात या जीतने वाला ही उम्मीदवार कहता है कि साफ शफाफ इंतखाबात हुए। उसके बाद चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे वो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आने वाला कैंडिडेट हो या जमात हो, वो कहता है धांधली हुई। और डस्का के अंदर तो कुछ अजीब ही हुआ, धुंध छा गई। और अब कहने वाले और तनकीद करने वाले यही कह रहे हैं कि लगता यही है कि जो डस्का डस्का के जो धुंध है वो यहां पर भी उसी तरह की धुंध छाई रही है। अगर हम बात करें जो लीड की, इस वक्त जो लीड है वो 683 वोट्स की है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें, जो लीड थी 2018 के अंदर जब फैसल वाडा यहां से जीते तो 723 वोट की लीड थी। इससे पहले हम देखें कि कादिर खान मंदोखेल साहब 2018 में छठे नंबर पे थे यहां पे। लेकिन सवाल यहां पे एक पैदा और होता है कि वो ऐसा क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा यहां पे क्या किया कि उसका उम्मीदवार यहां से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गए। फवाद चौधरी कहते हैं जनाब के पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए जिस निजाम को यरगमाल बनाया, इससे इलेक्शन इस्लाहात की जरूरत का एहसास पहले से भी ज्यादा शिद्दत से महसूस होता है। और फिर उन्होंने इलेक्शन इस्लाहात की बात की। मरियम साहबा की जानिब से जो ट्वीट थी, उन्होंने भी ये वाली बात की कि जनाब एक बार फिर मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन चोरी किया गया और वो भी चंद सौ वोटों की लीड से। और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका जो रिजल्ट है उसको रोके, क्योंकि ये एक मुतनाजा इंतखाब है। और फिर इसी के साथ साथ अली हैदर जैदी का भी ट्वीट हमारे सामने रहा, जिसमें वो कहते हैं कि सूबा इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैंड इन ग्लव्स। तो इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। हुकूमत के लिए एक सुबकी की बात यह कि चाहे वो KP की नशिस्त हो, चाहे वो डस्का की हो, चाहे वो कराची की 249 हो, हुकूमती उम्मीदवार जीत नहीं पा रहा और शिकस्त बदस्तूर उसके मुकद्दर में लिखी चली आ रही है। ये तमाम सवालों के ऊपर और इन तमाम बातों के ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और आज जो मेरे साथ मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए, उनमें सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, नासिर बेग चुगताई साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नासिर बेग चुगताई साहब, आपसे मैं आगाज कर लेता हूं। मैं श्योर नहीं हूं कि अभी कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ हैं या नहीं, लेकिन मैं इसी पे आपसे आगाज कर लेता हूं। ये इलेक्शन या इंतखाबी इस्लाहात सिर्फ जीतने वाला ही कहता है कि साफ शफाफ इंतखाब हुए। बिलावल ने भी बड़ी जो है वो कामयाबी का ढंडोरा पीटा है। ये कब तक ऐसे चलेगा कि जीतने वाले के लिए साफ शफाफ इंतखाब है और हारने वालों के लिए ये धांधली है, मुतनाजा है, इलेक्शन चोरी है? ये कब तक होता रहेगा सर? देखिए, हमारा एक कौमी मिजाज बन गया है कि अदालत अगर आपके हक में फैसला दे तो अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं। अदालत आपके खिलाफ फैसला दे तो अदालतें बिल्कुल फजूल हैं, गुलाम है अदालतें। इसी तरह ये मसला है। अब इंतखाबी इस्लाहात, यार आपको आए हुए 3 साल हो रहे हैं भाईजान, आपने इस्लाहात के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। इंतखाबी इस्लाहात तो छोड़ें, आप पुलिस रिफॉर्म्स ले लें, लीगल रिफॉर्म्स ले लें, अवामी, आप लंगर खाने खोल रहे हैं, कारखाने नहीं खोल रहे। आपकी तरजीहात तो ये हैं। अब जो कुछ कराची में हुआ है उस पर तो PTI को बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। इतनी शर्म आनी चाहिए कि अगर मैं खुदा न खास्ता कॉलेज में इस तरह हारता, यूनिवर्सिटी में इस तरह मैं इंतखाब हारता, तो मैं तो
100 दिन घर से बाहर नहीं निकलता मैं। जो पीटीआई के साथ फैसल वाडा की शक्ल में कराया गया, वो लेकिन बड़ा लेकिन लेकिन जुल्म हुआ। नासिर भाई चुगताई साहब, आप नहीं समझते, जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया कि पहले वो कहते हैं कि एक बार फिर अपोजिशन से कहता हूं कि इमरान खान की तजावीज पर गौर करें, और वोटिंग की शरह से अंदाजा होता है कि आवाम का इंतखाबी अमल से एतबार खत्म हो रहा है। आप भी यही समझते हैं कि आवाम का इस इलेक्टोरल प्रोसीजर के ऊपर से ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है? बिल्कुल, मैं आज से नहीं समझता, मैं 3-4 इंतखाबात समझता हूँ मैं कि ये ट्रस्ट खत्म हो गया। अब पाकिस्तान में कभी दिलशाद साहब बैठे हैं, ये क्या 2 इंतखाबात पर शायद तनाज़ा ना उठा हो, लेकिन बाकी सब पे उठता रहा है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, आप देखिए ना, उसकी तमाम रिपोर्ट्स थी कि इंतखाबात सही थे वो, लेकिन वो एक कंपेन लॉन्च हुई बाकायदा, एक मुअम्मा बना, फांसी हो गई भुट्टो साहब को अल्टीमेटली। तो जो टारगेट था बड़ी ताकतों का, वो पूरा हो गया। शाह फैसल को मार दिया, सबको मार दिया गया। खैर वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि इस्लाहात क्या करना चाह रहे हैं आप इस्लाहात ये करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाएंगे आप, वो तो हैक हो जाती है। कहाँ कहाँ है कोई ये वो, इंडिया में है कोई ये? और इंडिया में बाज़ रियासतें ऐसी हैं कि जहाँ मैनुअल वोटिंग भी है और मशीन की वोटिंग भी है, दोनों को देखा जाता है। चले, तो मैं कंवर दिलशाद साहब से ये पूछ लेता हूं जरा कि ये इंतखाबी इस्लाहात जो है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसका तरीक़ाकार क्या होगा? कंवर दिलशाद साहब, माशाल्लाह बहुत सारे इंतखाबात रहे जो आपकी निगरानी में भी हुए, आप भी गवाह रहे बहुत सारे इंतखाबात के। ये कब तक ऐसा चलेगा कि जो जीते वो कहे कि साफ शफाफ इंतखाब हो गया, और जो हार जाए वो कहे कि इलेक्शन को चुरा लिया गया, वो कहे कि धांधली हो जाए, वो कहे कि सूबाई इलेक्शन कमीशन जो है इस धांधली में मिला हुआ है? नहीं, मसला यह है कि हमारे सियासतदान जो हैं उनके अंदर इतना अभी वो अपने इस निज़ाम के बारे में वो मुतफक्र हैं, उनको कुछ शुबहात पाए जाते हैं, और ठीक है, उनके अपने भी इदराक यही होता है कि इलेक्शन जब वो हार जाते हैं तो उसको तस्लीम नहीं करते। अब असली तौर पर हमारे दोस्त ने कहा जी इस सिस्टम पर लोगों का एतमाद बरकरार है, वो हुकूमत के या अपोजिशन के जो भी लोग हैं उनकी कारकर्दगी के से लोग मुतमईन नहीं है। लेकिन उनकी कंवर दिलशाद साहब, कारकर्दगी अगर 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 20% टर्नआउट आता है, 20-21% टर्नआउट है, तो आवाम तो उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनना चाह रहे। वो कुछ नहीं कल समझते हैं जी हमारे काम तो होने नहीं है, हमें की कारकर्दगी पर जो है उनको मुतमईन नहीं है, जिसकी बना पे वो नहीं आते, पोलिंग स्टेशन पर नहीं आते। हमने दुनिया भर के काफी लोगों के हमने ममालिक के पोलिंग स्टेशन पर देखे, वो हजारों आदमी जो है वो वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ और वहाँ पुलिस का इंतजाम भी कोई नहीं होता, सिर्फ खुद ब खुद जो है लोग वोट कास्ट करते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई फसाद नहीं होता। अब जहाँ तक आपने बात की इंतखाबी इस्लाहात के बारे में, ये हुकूमत का वज़ीर आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है, लेकिन वो तरीक़ेकार पर हमें इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जी आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके ऊपर उनका राय है, सब मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम सियासी जमातें भी इस पे इत्तेफ़ाक़ राय करती हैं। लेकिन उसके जो दूसरे साइड पहलू बड़े जो हैं वो अच्छे नहीं नज़र आ रहे, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरी बात ये है कि छोटा-सा एक था आरटीएस 18 करोड़ रुपए में तैयार हुआ था, वो जो है इलेक्शन के 2 घंटे बाद वो फ्लॉप हो गया। तो ठीक है, चलो मैनुअल तरीके से अपने फॉर्म 45 तैयार कर लिए गए। लेकिन अब अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम अगर फ्लॉप हो जाता है, जिसमें कि 1 खरब रुपया खर्च आएगा, 1 खरब रुपया। जब वो सारा फ्लॉप हो जाता है तो बताइए वो तो बादल से नहीं, लेकिन कंवर दिलशाद साहब, सवाल तो यहां पे ये है कि 21वीं सदी है कंवर दिलशाद साहब, दुनिया चांद पे जा रही है, नासा जो है मरीख के ऊपर जो है वो हेली लैंड करवा रहा है, वहां के इमेजेस आ रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी रोकथाम नहीं कर सकते क्या? टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग नहीं है, वसाइल नहीं है। अगर हम उसके साइड इफेक्ट्स पे जाएंगे तो फिर ये मैनुअल सिस्टम तो 100 साल चलता रहेगा। नहीं, मैनुअल सिस्टम अगर आपकी सब मामला तमाम तरीके के मुताबिक चले तो मैनुअल सिस्टम भी दुरुस्त चल रहा है। अब इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर भी बहुत जबरदस्त तहफ़्फ़ुज़ात हो जा रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक बड़ी इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवाए, असद कैसर को भिजवाए, अपना जो संजरानी साहब जो है चेयरमैन सेनेट अपने शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, उसके बाद हमारे जितने बड़े बड़े इदारे थे उनको मैंने भिजवाए थे कि इसमें तमाम वही बातें जो आज कैबिनेट में फैसला हुआ। ठीक है, चले, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं। ब्रिगेडियर फारूक उम्मीद साहब, ये जो आरटीएस है वो बैठ जा रहा है, मोबाइल फोन धुंध में बंद हो जाते हैं, ये फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो भी कोई ऐसा मामला होगा जिसके अंदर वो भी काम करना बैठ छोड़ देगी, तो इस्लाहात कौन से इस्लाहात हों, क्या हों?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि हमारे जो लोग हैं ना, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर रहा हूँ, वो ये कभी हमारे जो सिस्टम है, इवन इन द इलेक्शन कमीशन, आप देखें अब 2 साल रह गए अगले इलेक्शन में, कोई हिलजुल नहीं हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब को पता लगे कि तैयारी हो रही है या करनी है, क्या इनका रोड मैप होगा अगले इलेक्शन के लिए, कोई ऐसी खबर नहीं है। लेकिन बात यह एक है, जमात के लिए ब्रिगेडियर साहब इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, हुक्मरान जमात के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी आप बात तो सुने ना फरीद भाई। देखें, कंवर दिलशाद साहब को कोई शायद याद होगा, आज से चंद साल पहले बाहर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंगवाई गई थी, बकायदा उनके ट्रायल हुए थे, आप निकाल लें, आपको भी रिपोर्टें मिल जाएंगी, ट्रायल हुए थे हरिपुर हजारा में बाय इलेक्शन में। और उस वक्त कहा गया था जी $1000 की एक मशीन आती है तो बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा, तो सबने स्कैटल कर दिया, क्योंकि हमें आदत है, हमें ट्रांसपेरेंसी की आदत नहीं है। हमें आदत है जो हमने अभी ये देखा है डस्का में, या हमने जो अभी देखा है, ये हमारी इलेक्शन प्रोसेस, हमारी जमहूरियत का हुस्न है, जो हमने कराची में देखा है कि मीडिया दिखा रहा है, बंदे पकड़े गए हैं, रेंजर ने पकड़ा है, वो फाइलों के अंदर पैसे रखे हुए थे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, ये पोलिंग ऑफिसर जो भी था, उसको दे रहे थे। हम इस किस्म की जमहूरियत पसंद करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल वही है सर कि इस्लाहात किस किस्म की हो, टेक्नोलॉजी किस लेवल की हो कि वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। देखें जी, बिल्कुल मैं समझता हूं कि अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है। नादरा गवर्नमेंट ईसी पे विल होनी चाहिए, विल नहीं है यहाँ पे। वो कहते हैं भाई ऐसे चले रहे क्योंकि हम मैनिपुलेट नहीं, कर सकते हैं। विल हुकूमत की नहीं है, या विल हुकूमत की नहीं है या इलेक्शन कमीशन की नहीं है सर? मैं समझ तो इलेक्शन कमीशन की भी नहीं है, हुकूमत तो इंडिकेट कर रही है, उनको पता भी 2 साल है, वो चाहते हैं कि ये बने पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उनके ट्रायल्स हों, जो भी प्रोसेस होता तरीका। लेकिन सर 2 साल रह गए, 2 साल है, 2 साल के अंदर उसकी इंसेप्शन, उसकी प्लानिंग, उसकी चीजें और उसकी एग्जीक्यूशन पे टेस्टिंग बड़ा कम वक्त है सर। मैं समझता हूं वो 2023 में भी हम जो है वो उसी प्रोसेस के थ्रू चल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा काम करने के मूड में हो। मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे जरा मौका दें। जी सर। ये कराची वाले इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे। मैं फिर कहूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एनसीओसी सो रही है भाई, मुल्क में वबा है, कराची के हालात अब देखें सर। वो सर एनसीओसी कोई फैसला देती तो अपोजिशन पार्टियां कहती कि हुकूमत ने फौज के साथ मिलके इलेक्शन को कॉल ऑफ करा दिया, ये हुकूमत की चाल है, इल्जाम लगा देते सर। जब हम कह रहे हैं 8 से 16 मई तो पाकिस्तानी कौम घर से नहीं निकलेगी, स्टे होम स्टे सेफ, ये वबा की हालत है, एसओपीज वो ऑब्जर्व नहीं हो रही, एक क्राइसिस है मुल्क में। और भाई पोस्टपोन द इलेक्शन, डस्का का भी इलेक्शन हुआ ना, डस्का का इंतखाब भी हुआ था, नहीं आ जाएगी कि अगर चंद हफ्ते इलेक्शन जो वो पोस्टपोन हो जाए, मैंने निजी कराने। लेकिन कराची के अवाम को मैं सल्यूट करता हूं, उन्होंने ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट किया है विद दिस वेरी लो टर्न आउट। वो मीडिया में क्या कहते हैं, वो कहते थे पानी दो चले लो। मैं यही वाला सवाल करूंगा। मैं चले आपने बात की, मैंने कमर्शियल ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ब्रेक जब लूंगा तो उसके बाद एनबीसी साहब आपकी तरफ आऊंगा और आप तमाम लोगों से सवाल करूंगा कि 2018 के अंदर 6ठे नंबर की जो जमात थी जिसने 6ठी पोजीशन ली थी इंतखाब में, वो एकदम पहली पोजीशन पे कैसे आ गई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या काम किया NA 249 बल्दिया के अंदर कि आज वो वहां से खुशी के शादियाने बजा रहे? एक कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। एनबीसी सवाल मेरा यह था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 2018 के अंदर जिसके उम्मीदवार 6ठे नंबर पर थे, ये इस कलील मुद्दत में ऐसा क्या कुछ कर लिया कि उन्होंने यहां से कामयाबी हासिल कर ली, जीत गए यहां से? ये थोड़ा सा लंबा सा जवाब हो जाएगा मेरा, थोड़ा जहमत दूंगा कि इसमें पूरी गलती पाकिस्तान मुस्लिम लीग की है। मैंने इंतखाबात से 2 रात पहले कहा था कि मुस्लिम लीग जीत रही है, मुफ्ता इस्माइल साहब जीत जाएंगे, मैंने कहा था। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि गर्मी, रमज़ान और कोरोना, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को खौफजदा कर रही हैं, बहुत गर्मी। और तीसरी बात ये मैंने कही थी कि अगर जो पार्टी लोगों को बाहर ले आई निकाल कर घरों से, वोट पोलिंग सेंटर ले गई, वो जीत जाएगी। मुस्लिम लीग ने भी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की, पीपल्स पार्टी में ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की। पहला जो नेगेटिव पॉइंट था मुस्लिम लीग के लिए वो था मरियम बीबी का दौरा कराची मुलतवी होना। अच्छा, आप समझते हैं कि उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा यहाँ? बहुत डैमेज हुआ। देखिए, वर्कर बहुत मोटिवेटेड थे, मैं तो गया उस इलाके में, बहुत मोटिवेटेड थे, रैली की तैयारियां, गाड़ियां सज रही हैं, जलसे का
मुकाम तय हो रहा है और कैंप भरे हुए थे। लेकिन जब वो कैंसिल हो गया, और क्यों कैंसिल हो गया मुझे समझ नहीं आया। कोरोना मुल्तान में था, कोरोना गुजरांवाला में था, कोरोना लाहौर में था, कोरोना पिंडी में था, पेशावर में था, हर जगह कोरोना था पिछले साल तो। लेकिन ये कोरोना और गर्मी तो एनबीसी डस्का में भी थी। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, अभी उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम जो मुफ्ता में इस्माइल साहब ने किया था, वो इत्तेहाद कॉलोनी, जंगल कॉलोनी टाइप के इलाकों में किया, जो स्कैटर्ड एरिया है, जो बड़े इलाके हैं, खुले हुए इलाके हैं। पीपल्स पार्टी ने सुबह से ही अपनी छोटी छोटी सुजुकी गाड़ियाँ, वो माहिर इस काम में, गलियों में घुसा दी। चची आओ, खाला आओ, पुप्पी आओ, सबको लेके बैठ गए, बिठाया और घर तक छोड़ कर गए। तो जिस कंजेस्टेड एरिया से वो वोट ले गए, वहां से तो लोग बहुत निकल आए। इस कटेड एरिया से एक घर में जहाँ 3 आदमी रहते हैं, वहां से एक आदमी आया होगा। तो असर ये पड़ा बुनियादी कि मुस्लिम लीग का वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा। पीपल्स पार्टी मुजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ मिलकर अपना वोटर पोलिंग बूथ तक ले गई। चुनांचे मैं बताऊं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग एक टेबल आया है कि पीपल्स पार्टी को 6% पोलिंग हासिल हुई थी 18 में। जी हाँ, % वोट पड़े थे, अब 22% पड़े हैं। जी हाँ, काफी मैनी फोल्ड यानी मल्टीपल टाइम्स इसमें इंक्रीज हो दूसरी पार्टी जो है वो पीएसपी है। पीएसपी को 1% पड़े थे, उसको 16 पड़े, उसने भी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की उसी तरह। और सबसे ज्यादा बुरा हाल पीटीआई का हुआ है, जिसको 27% पड़े थे और अब 12 पड़े। मैं इसी चीज को लेकर जरा फारूक अमीर साहब आपकी तरफ आता हूं। आपके नजदीक इस वक्त हुकूमती कैंडिडेट का ये इतना बुरा हाल कैसे हो गया? जो जमात 2018 में जीती, आज वो यहां पे जो है बिल्कुल लोअर डाउन चली गई है, वजह क्या है इसकी? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी बाय स्ट्रोक ऑफ गुड लक, और फिर वो पावर में भी है, वहां पे उनका असर असूल का, ये तमाम चीजें हैं। पीपल्स पार्टी अगर जीत गई है इस मार्जिन से, शॉर्ट मार्जिन फ्रॉम पीएमएलएन, तो पीटीआई क्रैश किया। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। नहीं, पीटीआई इसी शॉर्ट मार्जिन से पीटीआई भी जीती थी। देखिए जी, असल बात ये सही है, पीटीआई जो है उन्होंने पिछले 3 साल में कोई वर्थवाइल काम नहीं किया। कभी 160 अरब रुपए का पैकेजेस की बात होती है, कभी 950 अरब रुपए की पैकेजेस के बाद पैकेजेस ऐलान हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा। नहीं तो पीपल्स पार्टी ने क्या किया सर? चले एनबीसी ने तो कहा कि ट्रांसपोर्टेशन वोटर्स को लेकर आ गए। पीपल्स पार्टी ने क्या किया? यार मेरी बात, फरीद भाई मेरी बात सुने ना, इनके अपने एमएनए एमपीएस ने कोई काम नहीं किया पीटीआई के लिए, खासकर इस इलेक्शन कैंपेन में। किधर थे फैसल वाडा साहब? गायब ही हो गए जब से सेनेटर बने। कहां गए जनाब वो? उसके बाद ये आमिर लियाकत साहब, ये मैं जनरल एमएनएस की बात कर रहा हूँ, वो तो टीवी पे बैठकर स्नेक डांस कर रहे हैं आजकल। और ये किधर गए वो आलमगीर फिक्सेट वाले और ये तमाम लोग? देखें, इनके लोग जो हैं उन्होंने अपना कैंपेन ऑर्गेनाइज नहीं किया। ओवरऑल पीपल्स पार्टी पीटीआई के अंदर हालत ये हो गई कि अब इंटरनल डिवीजन, वो जहांगीर तरीन का रेबल ग्रुप, इस किस्म के मामला सामने आ गए। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई इज सेट टू ब्लेम, और उन्होंने जो क्रैश किया, ये उन्होंने सीट जीती थी 2018 में, लेकिन वो हार गए। और ये वजूहत थी अपनी उनके पार्टी में डिवीजन, पार्टी के अंदर लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि गवर्नर साहब उनके हैं जिनका काम है कि कम से कम बैठ के देखना पार्टी के इंटरेस्ट को, और वो देखते हैं पीटीआई के इंटरेस्ट। ठीक है, चले। वो भी, इसका मतलब ये सारे पीटीआई की लीडरशिप फेल होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मरवाएंगे पीटीआई को अगले इलेक्शन में। मैं नहीं समझता पीटीआई को। कौन? फारूक अमीर साहब, कौन सर? नाम लेना, कौन वो? कौन लोग हैं जो जिम्मेदार होंगे? क्या उन्हीं की तरफ इशारा तो नहीं जिस पर वजीर आजम साहब कहते हैं कि मैंने गलती की इनको टिकट देकर? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, ये पीपल लाइक वाडा, आमिर लियाकत और ये लोग जो हैं, ये डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अब वो सारे सीट गायब हो गए। अब इमरान खान अकेला आदमी किधर किधर जाए जनाब? ये सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग टू हैंडल। अच्छा, चले, मैं जरा कवर दिलशाद साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन एनबीसी आप कुछ पॉइंट देना चाह रहे हैं? वेरी क्विक जी। ब्रिगेडियर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ये इलेक्शन होने नहीं चाहिए थे। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। हुकूमत सिंध ने पिटीशन दी थी इलेक्शन कमीशन को कि मौका खराब है, कोरोना है, गर्मी है, रमजान है, ये इंतखाबात अगले महीने तक मुलतवी कर दी जाए। ठीक है, हुकूमत सिंध ने कहा था। चले, मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम, पीएसपी सब पीछे बढ़ गए, भाग गए।
पीस पार्टी वाले भाग गए और पिटिशन लेके चले गए इलेक्शन कमीशन। इंतखाब तो होंगे, इंतखाब हो गए। चले कमर दिलशाद साहब, आप भी ये समझते हैं कि ये इंतखाब नहीं होने चाहिए थे और मामला बिल्कुल ऐसी है जैसे एनबीसी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वोटर्स को निकाल के लेकर आ गई, और फारूक अमीर साहब ये समझते हैं कि पीटीआई के लोगों ने उन्हें ही मरवा दिया, जिसका सारा फायदा जो है पीपल्स पार्टी उड़ा के ले गई। अरे ज़ाहिर है कि पूरा हुकूमत पाकिस्तान की जितनी भी जो गुड गवर्नेंस के बारे में आवाम जो है वो मुतमईन नहीं है। अब ज़ाहिर है कि हमारा मीडिया की इत्तला होता है, तमाम सियासी जमातों ने भी और हुक्मरान जमात ने भी अपने स्पोक्स पर्सन रखे हुए हैं, उन्होंने अपने मुख्तलिफ दलाइल मंतक देते रहते हैं, जिससे आवाम मुतमईन नहीं है। आवाम ने जो अपने ग्राउंड रियलिटी पे जाके जो मार्केट में जाते हैं वहाँ मालूम हो जाता है कि हुकूमत की गवर्नेंस क्या है। इसी तरह बेरोजगारी है, महंगाई है और मामला बेशुमार है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम है, ये सारे मामला चलते आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये देखें कि ठीक है, इमरान खान साहब का अपना विजन है, वो काम कर रहे हैं, करने दें उन्हें, उनको 2 साल पूरे करने नहीं, दें। लेकिन मैं फिर बार बार उस तरफ आ रहा हूँ गवर दिलशाद साहब, मैं फिर उस तरफ आ रहा हूँ यहाँ पे कि असल में तो जो हुकूमती जमात भी और अपोजिशन भी मासवा पीपल्स पार्टी के वो इल्जामात ही लगा रहे। मरियम बीबी कह रही है इलेक्शन चोरी कर लिया गया, इस इलेक्शन कमीशन को कहा कि इसको मुतनाज़ा इंतखाब के नताइज को रोका जाए। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब अब जिस तरीके से एक नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी ने निजाम को यरगमाल बनाया, तो इल्जामात तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहे हैं ना सर। नहीं, बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें एक बड़ा एक बुनियादी जो जिस पर हमारी सियासी जमातें काम नहीं कर रही, ना उन्हें इदराक है। सही मामलों में ये होता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो सारे सिस्टम को यरगमाल बना लेते हैं। ये सब असल बुनियादी खराबी जो है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसरों में है। इजहार है जिस सूबे के होते हैं, ये सूबाई गवर्नमेंट के अंडर उन्होंने काम करना होता है, उनकी अपॉइंटमेंटें की होती हैं, उन्हीं के कोटे से इनकी जो है तकर्रियाँ होती हैं, प्रमोशनें होती हैं। तो ये जहर है कि अपना अपना इनके मफादात होते हैं, वहाँ पंजाब हो, नहीं तो सर पंजाब में डस्का में फिर पीटीआई को, सर डस्का में पीटीआई को जीत जाना चाहिए था, नौशेरा की नशिस्त में भी पीटीआई को जीत जाना चाहिए था। और इलेक्शन कमीशन पर इख्तियारी नहीं है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को एक्शन ले, कार्रवाई ले। अभी डस्का के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, अभी तक इंक्वायरियां हो रही है, वो तो 1 घंटे में फैसला हो जाना चाहिए था। नहीं, मैं यही कह रहा हूं सर, डस्का में तो पंजाब में बुज़दार साहब की पीटीआई की हुकूमत है, वहां से पीटीआई को जीत जाना चाहिए था, नौशेरा से भी जीतना चाहिए था। अगर पंजाब में तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि वहाँ की जो ज़िला इंतजामिया थी उन्होंने इंतहाई जो है बचगाना हरकतें की और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तामन नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमीशन टेलीफोन कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, उसके ऊपर मामला बिगड़ते चले गए। तो फायरिंग भी हुई, पोलिंग स्टेशन पर भी तमाम रफ्तार जो है कम की गई, उस रफ्तारी का काम किया गया। ये सब मामले तो ठीक है, डस्का का अलग है, डस्का से कराची से हम मुकाबला नहीं करते। कराची के मामला में होता है कि सूबाई गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ये आप देखते रहिए ना, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पड़े हुए हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही नहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने चलानी है ना। जो आप कराची में हो या डस्का में हो, कहीं भी हो, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए कराची में। सर मोबाइल गायब हो जाते हैं, मोबाइल चलना बंद हो जाते हैं सर। कोई अक़वाम मुत्तहिदा से तो नुमाइंदे नहीं आएंगे, तो इनको पहले ठीक करें, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ठीक करें। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात ही नहीं है, उनको डिस्कस कर। अच्छा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कमरदिल शाह साहब? मैं जरा ब्रेक लूंगा, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? NA 249 के इंतखाबात होने चाहिए थे, फारूक अमीर साहब और NBC तो समझते हैं कि नहीं होने चाहिए थे, आप समझते हैं होना चाहिए थे? ये पोस्टपोन कर देते हैं 10-8 हफ्ते की, यानी मैं वही कह रहा हूँ, यानी होने से मुराद ये पोस्टपोनमेंट, यानी पोस्टपोन हो जाते हैं। ऑफिसरों ने करवाने हैं, रिटर्निंग ऑफिसरों के जमाने गए, अब प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने कराने इलेक्शन, उन्हीं के हाथों इलेक्शन कमीशन भी यरमगाल है, हुकूमतें भी, सियासी जमातें भी। तो जब तक आप इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो आप सही शफाफ इंतखाब कैसे आगे जाएंगे? चले इलेक्शन के पावर ही नहीं है। एक ब्रेक मैंने लेनी है सर, एक ब्रेक मैंने लेनी है। मैं इसी चीज के ऊपर जरा आ जाऊंगा कि जो डस्का के इलेक्शंस थे उनको कहा जा रहा था कि बड़े मॉडर्न और एक मॉडल इंतखाबात हैं और बड़े अमनो अमान और बहुत अच्छे तरीके से, जिसका नतीजा सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या उसके बाद तवक्को की जा रही थी कि बाकी इंतखाबात ठीक होंगे, लेकिन फिर NA 249 में दोबारा से सवालिया निशान? और PTI की क्या मकबूलियत में गिरावट आ रही है जो आज ये पोजीशन है, और जिस तरह से वजीर आजम साहब भी कह रहे हैं कि वो उन्हें उन लोगों को टिकट नहीं देने चाहिए थे जिनको उन्होंने दी और गलती कर बैठे? एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। NBC आपकी तरफ आऊंगा, मुझे जरा बताइएगा, क्या वाकई हम ये समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत अब खो रही है?
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई सुनामी की तरह आई थी। कराची में जो उसने टिकट बांटे वो बड़े अजीब गरीब थे। आप यकीन करें फरीद, आप भी कराची में यहाँ रहते हैं, मैं पीटीआई के एमएनएस को 4-5 को छोड़कर किसी को नहीं जानता। उनका मैंने नाम तक नहीं सुने मेरे भाई। 2 एमएनए ऐसे हैं जो कराची में होते ही नहीं है, क्योंकि शायद वो इन्वॉल्व हैं सेनेट में कैमरा लगाने के चक्कर में, वो फंसे हुए हैं, वो होते ही नहीं है। एक फैसल वाडा आपके सामने थे, एक अली जैदी साहब हैं जो वजीर बहरी अमूर हैं, ये काम कुछ नहीं करते, ना बहरिया काम करते हैं ना जमीन पे काम करते हैं। वो सिर्फ आके ट्वीट्स बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, वो बहुत बस करते हैं। कब परसों आए, कल मुफ्ता इस्माइल का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने पेश करूंगा, नहीं पेश किया। कराची में आए थे नाले साफ करने के लिए और गंद कर गए थे। तो ये तो वो लोग हैं जो मामलात को पूरे पाकिस्तान में गवर्नेंस पहले होती, फिर होती गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस ही नहीं है, कहीं पर नहीं है, नजर नहीं आती आपको। आपको पंजाब में नजर आती है कतारें लगी हुई। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि 70 साल का मामला है, वो 2-3 वर्षों में तो ठीक नहीं चीनी होगा। का मामला 70 साल का नहीं है मेरे भाई। चीनी कद्दू माटा कपास ये 70 साल का नहीं है, ये 1 साल पहले का वाकया है। और जो कतारें, वो कतारें सिंध में क्यों नहीं है? ठीक है, वो कतारें और जगहों पे क्यों नहीं है, पंजाब में क्यों है? राइट। कंवर दिलशाद साहब, क्या 2023 में यही सब कुछ देखने को मिलेगा? धांधली का इल्जाम, जीतने वाला खुशी मनाएगा, हारने वाला कहेगा कि इलेक्शन कमीशन बिक गया, इलेक्शन कमीशन का निजाम चोरी हो गया, आरटीएस बैठ गया, ईवीएम मशीन हैक हो गई। इसमें देखो असूली तौर पर आप ये देखें, ये तो कोरोना का मामला था, रमजान मुबारक का महीना भी था, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने अपना रिजल्ट तैयार करके हमारी इत्तला के मुताबिक 10:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर को पेश कर दिया था। लेकिन जब वह 30 उम्मीदवार थे, 30 उम्मीदवारों का जब डाटा इकट्ठा करने लगे फॉर्म 46 पर, तो 260 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों का रिजल्ट जो है वो अब रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में बकायदा टाइप हो रहा है। कंप्यूटराइज जो दिए गए थे वो इंतहाई नाकिस थे, सुस्त रफ्तारी से काम होता रहा, तो वो सुबह 4 बज गए। ये थी बद इंतजामी। इसमें इलेक्शन कमीशन का भी नाम आता है, वो भी इसका जिम्मेदार है। और आरटीएस जब भी बैठता है तो ऐसे ऐसे नतायज आ जाते हैं जिसकी आपको और हमें तवक्को भी नहीं होती है, बल्कि जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है वो भी हैरान होता है। लेकिन पहले मैं हम इससे तमाम मामला हट के, ये इमरान खान में ये बड़ी खूबी है कि वो अपनी गलतियां फौरन तस्लीम कर लेते हैं। तो हम आपकी वसात से ये कहेंगे कि जब आप बलूचिस्तान के गवर्नर को तब्दील कर रहे हैं तो आप सिंध के गवर्नर को भी तब्दील करते हैं। हाँ। इनका ना आवाम से रब्ता है, ना वर्कों से रब्ता है, ना एमएनए से रब्ता है, ना एमपीओ से रब्ता है। वो सारे जो है वो शुक्र भी आज कहते रहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए जो लोगों से मुलाकातें करे, वर्करों से मुलाकातें करे, उनके हालात देखे, सुने और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाए, चले गवर्नमेंट तक पहुंचाए। तो ये तमाम चीजें गवर्नर पे भी नाफज होता है। राइट। मैं फारूक हमीद साहब की तरफ आ जाता हूँ जरा। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ये खान साहब आज जिस चीज के ऊपर कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, वैसे वो क्या चीज ऐसी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर, खान साहब तो बड़े जो है वो फर्जशनास आदमी है, ये गलती कैसे हो गई उनसे टिकट देने में? नहीं, वो तो गलती बस देखें, आपके लोग जो हैं वो गलत हो। हमने तो उस वक्त भी इनको कहा था जब आमिर लियाकत टाइप लोगों को ये टिकट दे रहे थे, हाँ, कि ये आप मत करें, सीरियस लोगों को ले जिनकी कोई वहां पे रेपुटेशन नहीं। तो ब्रिगेडियर साहब सिर्फ एक आमिर लियाकत साहब ही हैं, और यानी एक वही है, इसके अलावा देखिए अपना सिंध के जो गवर्नर है, मौजूदा गवर्नर, ये अपने उनके बड़े सीनियर पार्टी लीडर थे वहां पे। तो इन लोगों का काम था कि वो अच्छे लोगों को सामने लेके आते, लेकिन मेरा ख्याल है वहां पे ये नाकाम हो गए। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहता हूं, नंबर 1, हम बेसिकली स्टेटस को माइंडसेट के लोग हैं। आपको मैं शर्त आप लिख लें कागज पे भी, होगा ये कि मुज़ाहमत होगी, इलेक्शन माफिया नहीं होने देगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। अगर कहीं हो भी जाती है तो उसको नाकाम बनाया जाएगा ड्यूरिंग द इलेक्शन, और उसको बहाना बना के कि जी ये क्योंकि फिर बैलेट बॉक्सेस नहीं, ये इलेक्शन, ये कौन है, ये माफिया कौन है सर? जरा शॉर्ट बता दे, माफिया कौन है? इलेक्शन माफिया जनाब हर जगह बैठा हुआ, आपकी डेमोक्रेसी में बैठा हुआ। सॉरी टू से, अब कमीशन में भी कुछ लोग होंगे, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, आपकी ये जो प्रेसिडिंग और ये अफसर ये सारे, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द इलेक्शन माफिया। राइट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि राइट। ब्रिगेडियर साहब, आई हैव टू थैंक यू बिकॉज वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, कंवर दिलशाद साहब, नासिर बेग चुगताई साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह।